starting with unit 10 today, S block elements. अब जब हमने periodic table किया था, ये वाला चैप्टर जो है ये काफी ज्यादा लिंक्ड है उससे, except for the compounds जो कि हमने इसमें करने हैं, ठीक है। जब हमने periodic table किया था तो periodic table में हमने क्या किया था, elements को group किया था into 4 blocks, S, P, D and F, ठीक है। किस basis पे? S means कि जो last electron है that is going to enter into S, जो P block होगा उसमें last electron will enter into P, और जो D block होगा उसमें last electron will enter into D, और F block में last electron will enter into F. In this class we only have to do 2 blocks, one is S completely और P हमने only 2 groups करने हैं 13 and 14. 15 onwards जो है वो आपका P block is going to be in class 12 और D और F भी class 12 में, ठीक है। So we'll start with the first which is S block elements. S block elements अगर हम देखें तो definition के accordingly हम क्या बोल रहे हैं कि general electronic configuration of S block should be ns1 to 2. S orbital के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिट हो सकते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। S के पास एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, और अगर एक ही ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो S ब्लॉक है उसके पास सिर्फ 2 ग्रुप्स है, वन विच इज ग्रुप 1 which is known as the alkali metals और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? ns1, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप which is known as alkaline earth metals जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन that is going to be ns2. So फर्स्ट ग्रुप में alkali metals में फर्स्ट मेंबर is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, ठीक है। जहां पे जो francium है that is going to be radioactive in nature, whereas ns2 में first beryllium, magnesium, potassium कहां से आया इसमें? calcium, strontium, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। सो यहाँ पे भी जो रेडियम है दैट इज गोइंग टू बी रेडियोएक्टिव। दोनों ग्रुप्स को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट टुडे विद द फर्स्ट ग्रुप व्हिच इज नोन एज alkali metals. When we are talking of alkali metals तो उसमें जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम, lithium shows anomalous behavior. Anomalous behavior का मतलब होता है different behavior than rest of the members of the group. इसका जो different behavior है इसको हम attribute करते हैं to the following reasons. इन reasons की वजह से lithium बाकी members से separately behave करता है. First, it has the smallest size amongst all the alkali metals के जितने भी members हैं या group 1 के जितने भी members हैं उसमें lithium जो है वो अलग behavior show करता है due to first reason कि उसका size बहुत छोटा है. Number 2, it has very high value of ionization energy. Ionization energy इसकी highest है. Number 3, it has high electronegativity. And number 4, absence of vacant d orbitals. ठीक है। सो इन 4 रीजंस की वजह से अगर क्वेश्चन हमको आता है कि व्हाई लिथियम शोज एनोमलस बिहेवियर तो उसके लिए हमने ये 4 रीजंस देने हैं
The first reason is small size of the atom, high value of ionization energy, high electronegativity, vacant d orbitals are absent. ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह एक और चीज हम लिख सकते हैं, that is high polarization power of the cation. High polarization power of the cation. Polarization power क्या होता है कि जब लिथियम का साइज हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ लिथियम न्यूक्लियर चार्ज उसके सराउंडिंग एरिया में काफी ज्यादा स्प्रेड रहता है, तो उससे वो कोई भी एक उसके पास कोई और एटम या कोई और एलिमेंट उसकी साइड को आएगा तो वो उस वाली एटम को पोलराइज कर देगा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। ये पढ़ना है हमने नेक्स्ट चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं इनफैक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में कि पोलराइजेशन, फजान रूल्स पढ़े थे ना हमने, तो पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ, पोलराइजेशन बेसिकली डिस्टॉर्ट कर देता है एक क्लाउड को, तो इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज जो लिथियम की है वो बाकियों से काफी अलग है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, देन वी गो ऑन टू द केमिस्ट्री ऑफ एल्कली मेटल्स। लेट्स सी क्या क्या इसमें हमने पढ़ना है। जो एल्कली मेटल्स है दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, इनकी जो हाई रिएक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स की होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये मोस्टली अकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। In the form of compounds, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली जो अकर करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट NaCl, ठीक है। सो NaCl की तरह एग्जिस्ट करेगा which is known as rock salt. It also exists as सोडियम नाइट्राइट NaNO3, जिसका कॉमन नेम क्या है, इट इज नोन एज चाइल्ड सॉल्ट पेटर। चाइल्ड सॉल्ट पेटर, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोरेक्स, this is the formula for borax, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अकर्स एज ट्रोना। ट्रोना जो है वो एक डबल सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2। This is known as trona, right? और आपको पता है कि ये क्या है, Na2CO3.10H2O, इसको हम क्या बुलाते हैं, This is known as washing soda. Washing soda। और NaHCO3 को क्या बुलाते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम भी अकर करता है, इट अकर्स एट KCl
KCl को हम बुलाते हैं सिल्वाइट, सिल्वाइट। और अगर KCl और NaCl का डबल सॉल्ट हो तो इसे हम बुलाते हैं सिल्वीनाइट। ठीक है। और अगर पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, then this is known as Indian salt petter. It is known as Indian salt petter. राइट। तो ये कॉमन नेम्स आपने याद रखने। क्लियर हो गया। एक और है इंपॉर्टेंट, कार्नलाइट, KCl डॉट MgCl2 डॉट, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, 6। दिस इज कार्नलाइट। तो इस तरह से ये वाले जितने भी आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके। सोडियम हमें पता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम को हम अंडर केरोसिन स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है कि जैसे ही वाटर के इन टच आएगा या ऑक्सीजन के इन टच आएगा इट कैचेस फायर, तो इसलिए हम उसको अंडर केरोसिन स्टोर करके रखते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो अगर कोई आग लग जाए ड्यू टू सोडियम तो क्या हम उसमें पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आग और ज्यादा फैल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। Then we go on to general characteristics of alkali metals. Alkali metals. The first characteristic which we are going to do is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने बोला कि द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू S, तो हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिथियम की लिखेंगे। लिथियम की होगी हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, और पोटेशियम की क्या होगी? पोटेशियम के लिए कौन सा आएगा? आर्गन 4s1। ठीक है, और फिर उसके बाद रुबीडियम के लिए क्रिप्टॉन 5s1। ठीक है, और इसके लिए कौन सा आ गया? ज़ीनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। राइट, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन सेकेंड, एटॉमिक रेडियाई। पूरे पीरियोडिक टेबल में alkali metals they have the largest size, क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम along a period मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसलिए दे हैव द लार्जेस्ट साइज। ठीक है, एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप, the size increases. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यहाँ पे हम 2s भर रहे हैं, यहाँ पे 3s भर रहे हैं, 4s, 5s, 6s, 7s, तो एक न्यू प्रिंसिपल शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंट्रोडक्शन of a new principal shell. ठीक है, so atomic size it will keep on increasing as we keep going down the group. Then third जो इसकी
प्रॉपर्टी है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an isolated gaseous atom. That is what ionization energy is. तो ionization energy हमने पढ़ा है साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, और जितना बड़ा साइज उतनी छोटी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो इन दिस केस साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जीज को क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में alkali metals they have the lowest value of ionization energy. ठीक है, so down the group सबसे कम पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू है वो किसकी है? एल्कली मेटल्स की। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी, that does not have a very high value, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होगी, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी दैट इज वेरी हाई। अब क्यों ऐसा हो रहा है? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखो, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन निकालने में इसलिए इट इज पॉसिबल उसको निकालना क्योंकि नेक्स्ट जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना पसंद करेगा ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए, राइट? तो इसलिए जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करना है तो आयनाइजेशन एनर्जीज कम है, राइट? तो जब हमको सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब रिमूव करना है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमको कहां से रिमूव करना पड़ेगा? हमको रिमूव करना है फ्रॉम अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज होती है एल्कली मेटल्स की, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, समझ आ गया? तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इज लेस, whereas second ionization energy की value that is going to be very very high. Okay, then second we go on to the physical properties. Physical properties में first property जो हम पढ़ेंगे that is melting and boiling points. Melting and boiling points. Now when we are studying the melting and boiling points, तो यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखो कि इसके पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी हम एक मेटल लेते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम मेटल एक ही एटम से तो नहीं बना होगा, बहुत सारे सोडियम के एटम से बना होता है। हमें पता है कि 1 मोल ही कितने एटम्स का बना होता है? 6.02 × 10⁻23 एटम्स। तो बहुत सारे एटम्स का बना है। अब जब एक मेटल बनता है तो बाइंडिंग एटम और एटम के बीच में होगी। देयर हैज टू बी सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रख रहा है। वो जो एटम्स की बाइंडिंग होती है या बॉन्डिंग होती है वो होती है ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जितने भी मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ओके, सॉफ्ट मेटल इज ड्यू टू व्हाट? हमने पढ़ा, अभी बताया मैंने कि सॉफ्ट मेटल इज ड्यू टू वीक इंटरैक्शन बिटवीन द एटम्स। ठीक है, और सोडियम तो इतना सॉफ्ट है कि हम उसको नाइफ के साथ भी इजीली कट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अगर वीक इंटरैक्शन होगा दे विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स,
ठीक है। सो एल्कली मेटल्स जो है दे आर सॉफ्ट एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ weak interaction between atoms in the crystal lattice. In the crystal lattice. ठीक है, समझ आ गया? Then second is metallic or electropositive character. मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सेम है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कितनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जितनी इजीली कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही अच्छा वो मेटल होता है या उतना ही बेटर उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। हमने पढ़ा कि ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत कम है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत कम होगी दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। तो अगर हम सपोज हम ले रहे हैं सोडियम, सोडियम हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है टू एंटर इनटू Na पॉजिटिव स्टेट, और हम बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में एंटर करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर मेटल्स। ओके, सो ये सारे जो हैं दे आर मेटल्स। अब इनको हम नेम एल्कली मेटल्स क्यों बुलाते हैं? मेटल्स तो हमें समझ आ गया क्योंकि उनमें टेंडेंसी है टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, तो हम इन्हें एल्कली मेटल्स क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं टू गिव अस, क्या देंगे ये? टू फॉर्म एल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ये इजीली। ठीक है, और ये जो बेस इन्होंने बनाया, बेस, दिस बेस इज soluble in water। जितने भी बेसेस वाटर में soluble होते हैं उनको हम एल्कलीज बुलाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। बोल सकते हैं ना हम कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इट इज नॉट एसेंशियल कि सारे के सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हुए, बट जितने भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं बेसिस वो सारे एल्कलीज हैं। ओके, सो वी आर सेइंग दैट ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, वी अंडरस्टूड दिस। सो बिकॉज ऑफ देयर लो आयनाइजेशन एनर्जीज all alkali metals they are going to be metallic या they are going to be electropositive in nature, right? अब क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मतलब इसका ये हुआ कि सीजियम is the most metallic in the entire periodic table। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है तो उसकी केमिस्ट्री हम पढ़ नहीं सकते, ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, सो हम केमिस्ट्री सिर्फ सीजियम तक पढ़ेंगे। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, इसलिए वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ और सबसे ज्यादा मेटालिक। ठीक है, आ गया यहां तक समझ? ओके, फिर मेटालिक कैरेक्टर के बाद एक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ejection of an electron
from the surface of the metal when a light of suitable frequency falls on it. ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि पोटेशियम और सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए हम उसको यूज करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स में, राइट? So photoelectric effect is also due to low ionization energies of alkali metals. ठीक है? Then the last property which we are going to do, that is lattice enthalpies. लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी लिखो, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when one mole of a cation and anion forms a crystal lattice. Cation and anion forms a crystal lattice. जो लैटिस एनर्जीज होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करेगी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, राइट? सो हम बोल रहे हैं कि लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी. ओके, अब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में कि जो हेलोजेंस हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों अट्रैक्ट होंगे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे. ठीक है, क्योंकि अल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर हम Na और Cl के बीच में एक क्रिस्टल बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर गोइंग टू बी वेरी हाई. जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन फॉर अ कैटायन ऑफ सेम वैलेंसी लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड्स having the same anion decreases with increase in size. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम लिथियम क्लोराइड ले रहे, ठीक है, हम सोडियम क्लोराइड ले रहे, फिर पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर एनायन सेम है, हम देख रहे हैं इसमें एनायन सेम है ना, और साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज हो रहा है, लिथियम का साइज छोटा, सोडियम का बड़ा, पोटेशियम का उससे बड़ा, रुबिडियम का उससे बड़ा और सीजियम का उससे बड़ा, तो लैटिस एनर्जीज जो है वो डिक्रीज होती रहेगी आयनिक कंपाउंड्स के लिए. तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? लिथियम क्लोराइड की. ठीक है, फिर उसके बाद NaCl की, फिर KCl की, फिर RbCl की और फिर सीजियम क्लोराइड की. उसी तरह से अब हम कैटायन सेम रखते हैं और एनायन चेंज कर देते हैं. हम ले रहे हैं NaF, कैटायन सेम रखना है हमने, एनायन हमने चेंज कर देना है NaCl, NaBr और NaI. अब एनायन के साइज को क्या हो रहा है जब हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जा रहे हैं? इंक्रीज. तो सिमिलरली लैटिस एनर्जी ओवर हियर विल आल्सो डिक्रीज. अगर कैटायन चेंज होता जा रहा है, कैटायन हमारा चेंज होता जा रहा है, बड़ा 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 होता रहेगा, तो लैटिस एनर्जीज को क्या होगा? इट विल डिक्रीज. और अगर कैटायन हम सेम रख रहे हैं और एनायन बड़ा हो रहा है, तब लैटिस एनर्जीज को क्या होगा? अगेन इट विल